औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ईयर बायोलॉजी चैप्टर 1 का लेक्चर नंबर 2। इस लेक्चर के अंदर हम स्टडी करेंगे ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। पहले लेक्चर की तरह पहले बुक रीडिंग करेंगे, उसके बाद स्लाइड्स के जरिए अपने कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। स्टार्ट करते हैं बुक रीडिंग। ये वाला पैराग्राफ हमने पढ़ना था जिसके अंदर चंद ब्रांचेस का जिक्र है। इस पैराग्राफ के ऊपर आप अपनी बुक के ऊपर हेडिंग लगा सकते हैं, ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। इस पैराग्राफ के ऊपर हेडिंग लिखें, ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, बायोलॉजी की ब्रांचेस बयान करें। बुक रीडिंग करते हैं। यू आर श्योरली फेमिलियर एट दिस स्टेज, आप इस मरहले पर यकीनन वाकिफ होंगे। विद, आप इस मरहले पर यकीनन वाकिफ होंगे। विद दीज ब्रांचेस, इन शाखों के साथ, क्योंकि ये ब्रांचेस आप मैट्रिक के अंदर पढ़ चुके हैं। यू आर श्योरली फेमिलियर, श्योरली फेमिलियर का मतलब है यकीनन वाकिफ होंगे इन ब्रांचेस के साथ, क्योंकि इन ब्रांचेस का जिक्र मैट्रिक में था। देखते हैं कौन कौन सी ब्रांचेस थी। इकोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी, फिजियोलॉजी, मॉर्फोलॉजी, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी, पैलियोंटोलॉजी, हिस्टोलॉजी, एवोल्यूशन, जेनेटिक्स, जूओजियोग्राफी। ये वो ब्रांचेस हैं जो आप मैट्रिक में पढ़ चुके हैं। इन ब्रांचेस की शॉर्ट एक्सप्लेनेशन यहाँ पर बयान की गई है। देखते हैं इन ब्रांचेस के बारे में शॉर्ट क्या लिखा है। सबसे पहले इकोलॉजी के बारे में लिखा है, डील विद एनवायरमेंटल रिलेशंस, यानी जानदारों के उनके माहौल के साथ ताल्लुकात की स्टडी को इकोलॉजी कहते हैं। दूसरे नंबर पे ब्रांच थी एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ डेवलपमेंट, डेवलपमेंट की स्टडी। डेवलपमेंट क्या होती है, स्लाइड्स के जरिए अपने कंसेप्ट क्लियर करेंगे। फिजियोलॉजी में क्या पढ़ते हैं, फंक्शंस के बारे में, जानदारों की बॉडी में किस तरह फंक्शंस होते हैं। मॉर्फोलॉजी में हम पढ़ते हैं स्ट्रक्चर के बारे में, फॉर्म के बारे में, इंटरनल ग्रॉस स्ट्रक्चर के बारे में। ये सारा कुछ हम दोबारा एक बार पढ़ेंगे स्लाइड्स के अंदर। आगे पैलियोंटोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ फॉसल्स, फॉसल्स की स्टडी को पैलियोंटोलॉजी कहते हैं। टिश्यूज की स्टडी को हिस्टोलॉजी कहते हैं। एंसेस्ट्रल हिस्ट्री के बारे में पढ़ा जाता है एवोल्यूशन में। हेरिडिटी के बारे में पढ़ते हैं जेनेटिक्स के अंदर। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल्स इन नेचर, नेचर में पाए जाने वाले जानवरों की तकसीम पढ़ते हैं जूओजियोग्राफी में। ये वो वाली ब्रांचेस थी जो हम अपने मैट्रिक की क्लास में पढ़ चुके हैं। इनको एक बार दोबारा स्लाइड्स के जरिए अपने कंसेप्ट क्लियर करने के लिए देखेंगे। इन एडिशन टू दीज ब्रांचेस देयर आर नंबर ऑफ अदर ब्रांचेस, इन ब्रांचेस के अलावा और भी बहुत सी ब्रांचेस हैं जो कि हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, मैरीन बायोलॉजी, एनवायरमेंटल बायोलॉजी, फ्रेश वाटर बायोलॉजी, पैरासाइटोलॉजी, ह्यूमन बायोलॉजी, सोशल बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी। ये वाली जो ब्रांचेस मैंने अब ब्लू कलर में अंडरलाइन की है, इन ब्रांचेस की मैं बुक से रीडिंग नहीं कर रहा हूँ। इन ब्रांचेस को मैंने बुक ही की तरह उधर स्लाइड्स में लिखा है, तो ये ब्रांचेस हम स्लाइड्स में पढ़ लेंगे। अब इन तमाम ब्रांचेस को समझने की कोशिश करते हैं। चलते हैं स्लाइड्स की जानब। ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, तीन ब्रांचेस हैं पहली स्लाइड में, इकोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी, फिजियोलॉजी। स्टार्ट करते हैं इकोलॉजी से। व्हाट इज इकोलॉजी? द स्टडी ऑफ इंटर रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिजम्स एंड देयर इन्वायरमेंट इज कॉल्ड इकोलॉजी। इंटर रिलेशनशिप यहाँ पर एक वर्ड है। इंटर रिलेशनशिप का मतलब होता है ताल्लुकात। इसमें हम ताल्लुकात का मुतालिया करते हैं। किन चीज़ों के ताल्लुकात का? ऑर्गेनिजम्स एंड देयर इन्वायरमेंट, यानी जानदारों और उनके माहौल के दरमियान ताल्लुकात की स्टडी को इकोलॉजी कहा जाता है। यानी जानदारों का उनके माहौल के ऊपर क्या असर होता है या माहौल जानदारों के ऊपर क्या असर डालता है, इस स्टडी को बोलते हैं इकोलॉजी। यानी स्टडी ऑफ इंटर रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिजम्स एंड देयर इन्वायरमेंट इज कॉल्ड इकोलॉजी। सेकंड ब्रांच एम्ब्रियोलॉजी, इट इज अ स्टडी ऑफ डेवलपमेंट, डेवलपमेंट की स्टडी। किस चीज की डेवलपमेंट? डेवलपमेंट ऑफ एन एम्ब्रियो टू न्यू इंडिविजुअल, यानी एक एम्ब्रियो की एक नए जानदार में डेवलपमेंट कैसे होती है, इसकी स्टडी को एम्ब्रियोलॉजी बोलते हैं। जहां पर तीन वर्ड्स हैं हमारे पास, एक है डेवलपमेंट, एम्ब्रियो और इंडिविजुअल। हमें ये पता होना चाहिए डेवलपमेंट क्या है, एम्ब्रियो क्या है और इंडिविजुअल क्या होता है।
डेवलपमेंट एम्ब्रियो और इंडिविजुअल। एम्ब्रियो के बारे में पहले पढ़ते हैं कि एम्ब्रियो क्या होता है। व्हाट इज एम्ब्रियो। आपने देखा होगा कि हम पौधों के बीजों को जमीन के अंदर बोते हैं। जब बीज को जमीन के अंदर बोया जाता है, दबाया जाता है, तो चंद दिन बाद उस बीज से नया पौधा बन जाता है। उस बीज के अंदर ऐसी क्या चीज होती है कि उससे नया पौधा बन जाता है? उस बीज के अंदर एम्ब्रियो होता है। एम्ब्रियो एक छोटा नन्हा पौधा होता है, एक इमेच्योर प्लांट होता है जिससे एक नया पौधा बनता है। एक एम्ब्रियो से जो नया पौधा बनेगा, उस नए पौधे को, नए बनने वाले जानदार को इंडिविजुअल कहा जाता है। जब एम्ब्रियो से इंडिविजुअल बन रहा होता है, एम्ब्रियो से इंडिविजुअल यानी एम्ब्रियो से नया जानदार बनने को डेवलपमेंट कहा जाता है। यानी जब एम्ब्रियो से नया जानदार बन रहा होता है तो हम बोलते हैं कि डेवलपमेंट हो रही है। इस डेवलपमेंट की स्टडी को हम बोलते हैं एम्ब्रियोलॉजी। या अगर मुर्गी के अंडे की बात करें, अंडों से चूजे निकलते हैं, उस अंडे के अंदर ऐसा क्या होता है कि जिससे चूजा डेवलप हो जाता है? उस अंडे के अंदर भी एम्ब्रियो होता है। एम्ब्रियो एक इमेच्योर एनिमल पार्ट होता है। उस एम्ब्रियो से एक नया जानदार बनता है, एक नया चूजा बनता है। अगर इस चीज की स्टडी कर रहे हैं तो इसका मतलब हम एम्ब्रियोलॉजी पढ़ रहे हैं। यानी इट इज द स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एन एम्ब्रियो टू न्यू इंडिविजुअल। एक एम्ब्रियो से नया जानदार बनने की डेवलपमेंट की स्टडी को एम्ब्रियोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट ब्रांच है हमारे पास फिजियोलॉजी। दिस ब्रांच डील्स विद द स्टडी ऑफ फंक्शंस ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जानदारों की बॉडी के मुख्तलिफ पार्ट्स के फंक्शन की स्टडी को, जानदारों के जिस्म के हिस्सों के फंक्शंस की स्टडी को फिजियोलॉजी कहा जाता है। जानदारों की बॉडी के बहुत से हिस्से होते हैं, जैसा कि दिल, जिगर, गुर्दे वगैरह। फिजियोलॉजी में हम पढ़ते हैं हार्ट कैसे काम करता है, दिल कैसे काम करता है। अगर हम पढ़ते हैं कि हार्ट कैसे काम करता है तो इसे बोलते हैं फिजियोलॉजी ऑफ हार्ट। किडनी कैसे काम करते हैं, फिजियोलॉजी ऑफ किडनी। स्टोमक कैसे काम करता है, फिजियोलॉजी ऑफ स्टोमक। यानी फिजियोलॉजी में पढ़ा जाता है कि जानदारों की बॉडी के अंदर पाए जाने वाले मुख्तलिफ हिस्से किस किस तरह से अपने फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट ब्रांचेस की जानब। नेक्स्ट हमने पढ़नी है मॉर्फोलॉजी, पैलियोंटोलॉजी एंड हिस्टोलॉजी। स्टार्ट करते हैं मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी, दिस ब्रांच डील्स विद द स्टडी ऑफ फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इसमें स्टडी किया जाता है फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। फॉर्म एंड स्ट्रक्चर का मतलब होता है जानदारों की शक्ल सूरत और जानदारों की बनावट, जानदारों की साख्त की स्टडी को मॉर्फोलॉजी कहा जाता है। यानी फर्ज कर लें, अगर इंसान के स्ट्रक्चर की बात करें, इंसान के स्ट्रक्चर को स्टडी करें तो हम बताते हैं कि इंसान के दो बाजू होते हैं, दो टांगे हैं, दो कान हैं, दो आंखें हैं। जी हम जानदारों की स्ट्रक्चर की बात, इंसान की स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, तो मॉर्फोलॉजी में पढ़ा जाता है जानदारों की शक्ल सूरत और जानदारों की बनावट के बारे में। पैलियोंटोलॉजी, पैलियोंटोलॉजी इट इज द स्टडी ऑफ फॉसल्स। फॉसल्स की स्टडी को पैलियोंटोलॉजी कहा जाता है। फॉसल्स की स्टडी को पैलियोंटोलॉजी कहते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एक वर्ड आ गया फॉसल्स, यानी फॉसल्स क्या होते हैं। अगर हम फॉसल्स की डेफिनेशन करना चाहते हैं तो यही से हम कर सकते हैं। जे विच या वाला वर्ड जो है, अगर ये खत्म कर दें तो हमारे पास फिजियोलॉजी की डेफिनेशन, फॉसल की डेफिनेशन आ जाएगी। आपने फॉसल से स्टार्ट करनी, जहां से स्टार्ट करेंगे ये डेफिनेशन बनेगी। Fossils are the remains of extinct organisms. Fossils extinct organisms की बाकियात होती हैं। जहाँ फिर आगे दो नए वर्ड्स होंगे हमारे लिए, एक है remains और एक है extinct organisms। remains का मतलब होता है बाकियात, extinct organism का मतलब होता है नापैद जानदार। extinct organisms ऐसे जानदार होते हैं जो पहले जमीन पर कभी पाए जाते थे लेकिन अब जमीन से उनकी नस्ल खत्म हो चुकी है। डायनासोर के बारे में आपने सुना होगा। डायनासोर पहले जमीन पर रहा करते थे, अब डायनासोर जमीन से मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुके हैं। लिहाजा डायनासोर क्या है, एक एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म है। अगर इस डायनासोर की रिमेन्स बाकियात हमें मिल जाती हैं तो उन रिमेन्स को बोला जाता है फॉसल्स। उन फॉसल्स की स्टडी को बोला जाता है पैलियोंटोलॉजी। नेक्स्ट चलते हैं।
नेक्स्ट है हमारे पास हिस्टोलॉजी, माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यूज। माइक्रोस्कोप की मदद से टिश्यूज की स्टडी को बोला जाता है। जहां पर हमें ये पता होना चाहिए कि टिश्यू है क्या। वर्ड है हमारे पास टिश्यू, 9th में डेफिनेशन पढ़ी थी, एक बार दोबारा देख लें। टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स, एक जैसे सेल्स का ग्रुप टिश्यू कहलाता है। वो सेल्स जो एक दूसरे के साथ मिलजुल कर एक ही जैसा काम कर रहे होते हैं। टिश्यूज की माइक्रोस्कोप की मदद से स्टडी को हिस्टोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट ब्रांचेज हैं एवोल्यूशन, जेनेटिक्स और जूओजियोग्राफी। व्हाट इज एवोल्यूशन? एवोल्यूशन क्या है? एवोल्यूशन इज चेंज इन हेरिटेबल कैरेक्टरिस्टिक्स। हेरिटेबल कैरेक्टरिस्टिक्स में तब्दीली को एवोल्यूशन कहते हैं। अब हेरिटेबल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? हेरिटेबल कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसी खसूसियात होती हैं जो वालिदैन से बच्चों में मुंतकिल होती हैं। दोज कैरेक्टरिस्टिक्स दैट आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग आर कॉल्ड हेरिटेबल कैरेक्टरिस्टिक्स। वो खसूसियात जो वालिदैन से बच्चों में दाखिल होती हैं वो हेरिटेबल कैरेक्टरिस्टिक्स कहलाते हैं। मिसाल के तौर पर स्किन कलर, आई कलर, ईयर लोब्स, अटैच्ड ईयर लोब्स या फ्री ईयर लोब्स। 8th क्लास के टॉपिक में हमने ये पढ़े हुए हैं। 8th क्लास के अंदर हेरिटेबल कैरेक्टरिस्टिक्स वो खसूसियात जो वालिदैन से बच्चों में दाखिल होती है। अगर इन खसूसियात के अंदर कोई तब्दीली होना शुरू हो जाए तो उसे बोलते हैं एवोल्यूशन। तब्दीली होती है ऑफ बायोलॉजिकल पॉपुलेशन। पॉपुलेशंस के अंदर अगर तब्दीली हो, यानी अगर तमाम जानदारों के अंदर एक नस्ल के, एक स्पीशीज के तमाम जानदारों के अंदर कोई तब्दीली होगी तो उसे एवोल्यूशन कहा जाएगा। ओवर सक्सेसिव जनरेशन, सक्सेसिव जनरेशन का मतलब मुख्तलिफ नस्लें गुजरने के बाद, यानी जैसे जैसे नस्लें गुजरती जा रही हैं, वक्त गुजरता जा रहा है, जानदारों की विरासती खसूसियात में तब्दीली आ रही है। वक्त गुजरने के साथ साथ जानदारों की विरासती खसूसियात में तब्दीली को एवोल्यूशन कहा जाता है। आगे है जेनेटिक्स, स्टडी ऑफ जीन्स। जेनेटिक्स इज अ स्टडी ऑफ जीन्स। जीन्स का मुतालिया जेनेटिक्स कहलाता है। तो यहाँ पर वर्ड है हमारे पास जीन। जीन्स क्या होते हैं? जीन्स आर पार्ट्स ऑफ डीएनए। जीन्स डीएनए के हिस्से होते हैं। जीन्स हमारी बॉडी में मुख्तलिफ खसूसियात पैदा करते हैं। ये जीन्स हमारे क्रोमोसोम्स के अंदर पाए जाते हैं। जेनेटिक्स के अंदर हम पढ़ते हैं स्टडी ऑफ जीन्स, जीन्स के बारे में पढ़ते हैं। इसके अलावा देयर रोल्स इन इनहेरिटेंस, जीन्स का इनहेरिटेंस में क्या किरदार होता है। तो इनहेरिटेंस का हमें पता होना चाहिए कि इनहेरिटेंस है क्या। इनहेरिटेंस की डेफिनेशन यहीं पे लिखी है साथ ही। इनहेरिटेंस मींस द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। खसूसियात का एक नस्ल से दूसरी नस्ल में मुंतकिल होना इनहेरिटेंस कहलाता है। तो यहाँ पर ये बात समझने की है कि वालिदैन की खसूसियात बच्चों में किसके जरिए मुंतकिल होती हैं। तो याद रखना है जीन्स के जरिए। पेरेंट्स से बच्चों के अंदर जीन्स मुंतकिल होते हैं। इन जीन्स के अंदर ही खसूसियात को डेवलप करने वाली इंस्ट्रक्शंस होती हैं, हदायत होती हैं। जेनेटिक्स के अंदर हम पढ़ते हैं जीन्स के बारे में, जीन्स का इनहेरिटेंस में क्या किरदार है और इनहेरिटेंस क्या है, खसूसियात का वालिदैन से बच्चों में मुंतकिल होना। आगे ब्रांच है जूओजियोग्राफी। दिस ब्रांच डील्स विद द स्टडी ऑफ जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल्स। इसमें हम पढ़ते हैं जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल। जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है जमीन के ऊपर मुख्तलिफ इलाकों में कौन कौन से इलाकों में कौन कौन से जानदार पाए जाते हैं। यानी जमीन की सतह के ऊपर जानदारों की तकसीम की स्टडी को जूओजियोग्राफी कहते हैं। जूओजियोग्राफी में हम पढ़ते हैं कि किस खिते के अंदर कौन कौन से जानदार पाए जाते हैं और उन जानदारों की खसूसियात क्या है और उस खिते की खसूसियत क्या है। यानी वहाँ का मौसम कैसा पाया जाता है, वहाँ पर बारिशें कितनी होती हैं, वहाँ पर रहने वाले जानदारों की खसूसियात क्या है। यानी जूओजियोग्राफी में पढ़ा जाता है कि जमीन के मुख्तलिफ इलाकों में कौन कौन से जानदार पाए जाते हैं और उन जानदारों की खसूसियात क्या है। नेक्स्ट चलते हैं। जहां तक हमने वो ब्रांचेस पढ़ी हैं जो पिछली क्लास का हिस्सा थी, जो हमने मैट्रिक में स्टडी की है। अब वो ब्रांचेस हैं जो कहा जा रहा है कि 11th क्लास की ब्रांचेस हैं। हालांकि यहाँ पर भी कुछ ऐसी ब्रांचेस हैं जो हमने पिछली क्लासेस में पढ़ी है। तो स्टार्ट करते हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। नंबर 1 ब्रांच है हमारे पास मॉलिक्यूलर बायोलॉजी।
मॉलिक्यूलर बायोलॉजी इसके नाम से ही पता चल जाता है। मॉलिक्यूलर का मतलब होता है मॉलिक्यूल्स, बायो का मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स, लॉजी का मतलब जानदार, यानी जानदारों की बॉडी में पाए जाने वाले मॉलिक्यूल्स की स्टडी को मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कहा जाता है। डील्स विद द स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिजम्स, जानदारों की स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं, सेल्स के बारे में, ऑर्गेनेलिज के बारे में एट मॉलिक्यूलर लेवल, मॉलिक्यूलर लेवल पर। यानी हम ये देखते हैं कि जानदारों की बॉडी के अंदर, जानदारों की स्ट्रक्चर के अंदर कौन कौन से मॉलिक्यूल्स हैं, जानदारों के सेल्स के अंदर कौन कौन से मॉलिक्यूल्स हैं, जानदारों की ऑर्गेनेलिज के अंदर कौन कौन से मॉलिक्यूल्स हैं। यानी इसके अंदर हम पढ़ते हैं कि जानदारों की बॉडी में कौन कौन से मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। जानदारों की बॉडी में कौन कौन से मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, चंद एक का मैं जिक्र यहाँ पर कर रहा हूँ। डीएनए है, आरएनए है, प्रोटीन्स प्रोटीन्स एंड लिपिड्स वगैरह, ये वो मॉलिक्यूल्स हैं जो जानदारों की बॉडी में पाए जाते हैं। अगर इस तरह के मॉलिक्यूल्स की हम स्टडी कर रहे हैं तो इसका मतलब हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट ब्रांच है हमारे पास, नेक्स्ट ब्रांच इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। इन्वायरमेंटल बायोलॉजी भी इसके नाम से ही पता चल जाता है। इन्वायरमेंट माहौल को कहते हैं, बायो का मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यानी जानदारों और उनके माहौल के दरमियान ताल्लुकात की स्टडी को इन्वायरमेंटल बायोलॉजी कहा जाता है। इन्वायरमेंटल बायोलॉजी है हमारे पास, इन्वायरमेंटल बायोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स, स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन रिलेशन टू देयर एनवायरनमेंट, जानदारों को उनके माहौल के हवाले से स्टडी करना। दिस इंक्लूड्स इंटरेक्शन बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स एंड देयर इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक एनवायरनमेंट। इसमें हम इंटरेक्शंस देखते हैं, ताल्लुकात देखते हैं जानदारों और उनके माहौल के मबैन। जानदारों का माहौल दो तरह का हो सकता है, इनऑर्गेनिक माहौल भी हो सकता है और ऑर्गेनिक इन्वायरमेंट भी हो सकता है। तो हम देखते हैं कि जानदारों का अपने इनऑर्गेनिक इन्वायरमेंट के साथ और ऑर्गेनिक इन्वायरमेंट के साथ किस तरह का रिलेशनशिप पाया जाता है, स्पेशली एज इट रिलेट्स टू ह्यूमन एक्टिविटीज। स्पेशली हम इंसान का उसके माहौल के साथ ताल्लुक स्टडी करते हैं, यानी हम देखते हैं कि इंसान किस तरह से अपने माहौल पर असरअंदाज होते हैं और इंसानों का इन्वायरमेंट किस तरह इंसानों के ऊपर असरअंदाज होता है। जस्ट ये इन्वायरमेंटल बायोलॉजी ये है कि स्टडी ऑफ इंटर रिलेशनशिप बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स एंड देयर इन्वायरमेंट, जानदारों और उनके माहौल के दरमियान ताल्लुकात की स्टडी को इन्वायरमेंटल बायोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी हम स्टडी कर चुके हैं 9th क्लास में। माइक्रोबायोलॉजी दो वर्ड है हमारे पास। माइक्रो का मतलब होता है छोटे, बायो का मतलब जानदार, यानी छोटे छोटे जानदारों की स्टडी को माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है। स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच इंक्लूड बैक्टीरिया, वायरसेस, प्रोटोजोआ, माइक्रोस्कोपिक एल्गी एंड फंजाई। जहां पर हम स्टडी करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में, हमें पता होना चाहिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किन्हें कहा जाता है। ऐसे जानदार जो हमें आंख से नजर नहीं आते, उनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। वो जानदार जिनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है, उन जानदारों को माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी को माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है। क्वेश्चन आ सकता है कि चंद माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के नाम बताएं, तो चंद माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे पास हैं बैक्टीरिया, वायरसेस, प्रोटोजोआ, माइक्रोस्कोपिक एल्गी एंड फंजाई। ये वो जानदार हैं जो हमें आंख से नजर नहीं आते, बहुत छोटे होते हैं, इन्हें देखने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है। ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहलाते हैं। इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्टडी को माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है। देखते हैं नेक्स्ट ब्रांचेस। नेक्स्ट ब्रांचेस हैं हमारे पास फ्रेश वाटर बायोलॉजी, मैरीन बायोलॉजी एंड पैरासाइटोलॉजी। स्टार्ट करते हैं फ्रेश वाटर बायोलॉजी से। दिस ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डील्स विद द ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन फ्रेश वाटर बॉडीज। ऐसे जानदार जो फ्रेश वाटर बॉडीज में पाए जाते हैं, उनकी स्टडी को फ्रेश वाटर बायोलॉजी कहा जाता है। तो हमें पता होना चाहिए कि फ्रेश वाटर बॉडीज किन्हें कहा जाता है। फ्रेश वाटर बॉडीज किन्हें कहा जाता है, रिवर्स और लेक्स को फ्रेश वाटर बॉडीज कहा जाता है, यानी दरियाओं और झीलों को फ्रेश वाटर बॉडीज कहा जाता है। दरियाओं और झीलों में पाए जाने वाले जानदारों की स्टडी को फ्रेश वाटर बायोलॉजी कहा जाता है। फ्रेश वाटर बायोलॉजी के अंदर ना सिर्फ हम दरियाओं और झीलों में पाए जाने वाले जानदारों की स्टडी करते हैं, बल्कि इसके साथ साथ हम स्टडी करते हैं फिजिकल
एंड केमिकल पैरामीटर्स ऑफ दीज वाटर बॉडीज। इन वाटर बॉडीज के फिजिकल पैरामीटर्स और केमिकल पैरामीटर्स की स्टडी करते हैं। तो यहाँ पर हमें पता होना चाहिए कि फिजिकल पैरामीटर्स क्या होते हैं। फिजिकल पैरामीटर्स हम बोल सकते हैं पानी के टेम्परेचर को, यानी हम पानी का टेम्परेचर भी स्टडी करते हैं कि पानी का टेम्परेचर कितना है, पानी का टेम्परेचर कैसे बदलता है, कौन कौन से फैक्टर हैं जो टेम्परेचर पर असरअंदाज होते हैं। दूसरा फिजिकल पैरामीटर यहाँ पर हो सकता है टर्बिडिटी। टर्बिडिटी में हम पानी की क्लैरिटी को चेक करते हैं। टर्बिडिटी में हम देखते हैं कि पानी के अंदर आलूदगी कितनी है, यानी पानी के अंदर कहीं वेस्ट मटेरियल तो नहीं है, पानी के अंदर कहीं ऐसे पार्टिकल्स तो नहीं है जो सूरज की लाइट को पानी के अंदर तक जाने नहीं देते। अगर हम इस तरह की स्टडी कर रहे हैं तो इसका मतलब हम फिजिकल पैरामीटर्स पढ़ रहे हैं। टेम्परेचर के बारे में पढ़ना या टर्बिडिटी के बारे में पढ़ना है। उसके बाद पानी के केमिकल पैरामीटर्स किन्हें कहा जाता है, पानी के केमिकल पैरामीटर्स। पानी के केमिकल पैरामीटर्स के अंदर हम स्टडी करते हैं, केमिकल पैरामीटर्स है हमारे पास पीएच, पानी की पीएच को स्टडी करना, और पानी के अंदर कौन कौन सी गैसेज हैं, यानी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस की कॉन्सेंट्रेशन क्या है। अगर पीएच और गैसेज चेक कर रहे हैं तो इसका मतलब हम फ्रेश वाटर बॉडी के केमिकल पैरामीटर्स को स्टडी कर रहे हैं। फ्रेश वाटर बायोलॉजी के अंदर हम ना सिर्फ दरियाओं और झीलों में पाए जाने वाले जानदारों की स्टडी करते हैं, बल्कि फ्रेश वाटर यानी दरियाओं और झीलों के पानी के फिजिकल और केमिकल पैरामीटर्स यानी टेम्परेचर, टर्बिडिटी, पीएच और गैसों की मौजूदगी के बारे में भी पढ़ते हैं। नेक्स्ट ब्रांच है हमारे पास मेरीन बायोलॉजी। मेरीन बायोलॉजी, दिस इज द स्टडी ऑफ लाइफ इन सीज एंड ओशियंस। सीज एंड ओशियंस बोलते हैं समंदरों को, जहां पर हम पढ़ते हैं कि समंदरों के अंदर कौन कौन से जानदार पाए जाते हैं। दिस इंक्लूड द स्टडी ऑफ मेरीन लाइफ, इसमें हम मेरीन लाइफ की स्टडी करते हैं। मेरीन लाइफ का मतलब समंदर के अंदर पाए जाने वाले जानदारों की जिंदगी, यानी समंदर के अंदर पाए जाने वाले जानदार मेरीन लाइफ कहलाते हैं। एंड द फिजिकल एंड केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सीज एक्टिंग एज फैक्टर फॉर मेरीन लाइफ। इसके साथ साथ हम समंदर के पानी के फिजिकल और केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में भी पढ़ते हैं जो मेरीन लाइफ पर असरअंदाज होते हैं। तो मेरीन वाटर के फिजिकल और केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स वही वाले होंगे जो हमने पीछे स्टडी किए थे, जिनमें हमने पढ़ा था टेम्परेचर, टर्बिडिटी, पीएच एंड गैसेज। तो हम समंदर के पानी के अंदर भी टेम्परेचर, टर्बिडिटी, पीएच और गैसेज चेक करते हैं, क्योंकि ये वो वाले फैक्टर्स हैं जो मेरीन लाइफ पर भी असरअंदाज होते हैं। मेरीन बायोलॉजी के अंदर हम पढ़ते हैं कि समंदरों के अंदर कौन कौन से जानदार हैं और समंदरों के पानी की खसूसियात के वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो इन जानदारों की जिंदगी को मुतासर करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास पैरासाइटोलॉजी। दिस इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ पैरासाइट्स। पैरासाइट्स की स्टडी को पैरासाइटोलॉजी कहा जाता है। इस ब्रांच में हम पैरासाइट्स की स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, मोड ऑफ ट्रांसमिशन पढ़ते हैं। मोड ऑफ ट्रांसमिशन का मतलब पैरासाइट्स जानदार की बॉडी में कैसे दाखिल होता है, यानी पैरासाइट का जानदारों की बॉडी में दाखिल होने का तरीका मोड ऑफ ट्रांसमिशन कहलाता है। लाइफ हिस्ट्रीज, यानी माजी के अंदर ये पैरासाइट्स कौन कौन सी बीमारियां फैलाते रहे हैं, या माजी के अंदर ये पैरासाइट्स किस तरह के थे, कौन कौन से थे। उसके बाद होस्ट पैरासिटिक रिलेशनशिप, यानी होस्ट का और पैरासाइट का आपस में रिलेशनशिप क्या होता है। तो यहाँ पर दो वर्ड हमें लाजमी यहाँ पर सीखने होंगे कि ये वाले दो वर्ड्स के होस्ट क्या होता है और पैरासाइट क्या होता है। तो यहाँ पर पैरासाइट की पहले बात करते हैं। पैरासाइट्स ऐसे जानदार होते हैं जो दूसरे जानदारों की बॉडी में रहकर उनसे खुराक लेते हैं, रहने की जगह लेते हैं, लेकिन बदले में उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं। पैरासाइट में हम बात कर सकते हैं बाज़ औक़ात आप बच्चों के पेट के अंदर अगर दर्द हो, डॉक्टर को चेकअप करवाने जाए तो डॉक्टर कहते हैं कि बच्चों के पेट के अंदर कीड़े हैं। तो बच्चों के पेट के अंदर जो कीड़े होंगे वो पैरासाइट्स होंगे। वो पैरासाइट्स क्या कर रहे होते हैं, वो उस बच्चे से खुराक भी ले रहे हैं, उस बच्चे से रहने की जगह भी ले रहे हैं, लेकिन बदले में उस बच्चे को नुकसान पहुंचा रहे हैं। यानी पैरासाइट्स ऐसे जानदार है जो दूसरों से फायदा तो ले रहे हैं लेकिन बदले में नुकसान पहुंचा रहे हैं। इस एग्जाम्पल के अंदर बच्चे को होस्ट कहेंगे, यानी पैरासाइट जिस जानदार की बॉडी में रहते हैं उस जानदार की बॉडी को होस्ट कहा जाता है। पैरासाइटोलॉजी में हम होस्ट पैरासिटिक रिलेशनशिप के बारे में भी पढ़ते हैं। पैरासाइटोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ पैरासाइट्स। पैरासाइट्स की स्टडी को पैरासाइटोलॉजी कहा जाता है। पैरासाइटोलॉजी में पैरासाइट्स की स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा जाता है।
ये पैरासाइट्स जानदारों की बॉडी में कैसे दाखिल होते हैं उसके बारे में पढ़ा जाता है, इसकी हिस्ट्री के बारे में पढ़ा जाता है, माजी के पैरासाइट्स कैसे थे, कौन कौन सी बीमारियां लगाते थे, होस्ट पैरासिटिक रिलेशनशिप के बारे में पढ़ा जाता है, यानी जब ये पैरासाइट किसी होस्ट की बॉडी में दाखिल होता है तो वहां पर कैसे अटैक करता है, कैसे खुराक हासिल करता है और उस होस्ट को कौन कौन सी बीमारियां लगाता है। नेक्स्ट है हमारे पास ह्यूमन बायोलॉजी, सोशियो बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी। स्टार्ट करते हैं ह्यूमन बायोलॉजी से। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ मैन, मैन की स्टडी यानी इंसान की स्टडी को ह्यूमन बायोलॉजी कहा जाता है। इस ह्यूमन बायोलॉजी में हमने इंसान की कौन कौन सी स्टडी करनी है, स्ट्रक्चर ऑफ मैन, इंसान की बॉडी के बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना है, फंक्शंस यानी बॉडी पार्ट्स कैसे काम करते हैं, हिस्टोलॉजी इंसान के टिश्यूज की स्टडी करनी है, एनाटॉमी इंसान की हड्डियों की स्टडी करनी है, मॉर्फोलॉजी इंसान के एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की यानी शक्लो सूरत की स्टडी करनी है, एवोल्यूशन की स्टडी करनी है यानी वक्त गुजरने के साथ साथ इंसान की विरासती खसूसियात में कौन कौन सी तब्दीलियां आ रही हैं, जेनेटिक्स इंसान के डीएनए को, क्रोमोसोम्स को, जीन्स की स्टडी करनी है, सेल बायोलॉजी सेल्स की स्टडी करनी है, इंसानी बॉडी में कौन कौन से सेल्स हैं, कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, इकोलॉजिकल स्टडी करनी है यानी जानदार इंसान अपने माहौल पर किस तरह असरअंदाज होते हैं। ह्यूमन बायोलॉजी का मतलब है स्टडी ऑफ मैन। इस ह्यूमन बायोलॉजी के अंदर हम स्टडी करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ मैन, फंक्शन ऑफ मैन, हिस्टोलॉजी ऑफ मैन, एनाटॉमी, मॉर्फोलॉजी, एवोल्यूशन, जेनेटिक्स ऑफ मैन एंड इकोलॉजिकल स्टडी यानी इंसान का अपने माहौल के ऊपर क्या असर होता है और माहौल इंसानों पर क्या असरात मुरतब करता है। नेक्स्ट है हमारे पास सोशियो बायोलॉजी, सोशल बायोलॉजी। दिस ब्रांच ऑफ बायोलॉजी deals with the study of social behavior and common life of human beings। जहाँ पर हम स्टडी करते हैं सोशल बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बीइंग यानी इंसानों के मुआशरती रवैयों के बारे में स्टडी करते हैं, यानी इंसान आपस में मिलजुल कर किस तरह रहते हैं, इंसान आपस में किस तरह से लेन देन करते हैं, यानी इंसान के रवैये की स्टडी को, इंसान के बिहेवियर की स्टडी को सोशियो बायोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट है बायोटेक्नोलॉजी। इट डील्स विद द यूज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, systems or processes in manufacturing and services mankind। बायोटेक्नोलॉजी में इस्तेमाल किया जाता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, यानी बात करते हैं हम यूज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, जानदारों का इस्तेमाल करते हैं, जानदारों का क्या इस्तेमाल करते हैं, जानदारों के सिस्टम्स और प्रोसेसेस यानी जानदारों की बॉडी के अंदर जो सिस्टम है, जानदारों की बॉडी के अंदर जो केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं उनका इस्तेमाल करके मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, चीजें तैयार करते हैं। सर्विस इंडस्ट्रीज में भी चीजें तैयार करते हैं, यानी बायोटेक्नोलॉजी का मतलब है हम जानदारों का इस्तेमाल करके, जानदारों की बॉडी में होने वाले केमिकल रिएक्शंस का इस्तेमाल करके इंसान के फायदे की चीजें तैयार करते हैं। जैसा कि हम पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि हम बैक्टीरिया का इस्तेमाल करके इंसुलिन तैयार करते हैं, हम बैक्टीरिया का इस्तेमाल करके इंसुलिन तैयार करते हैं। अब बैक्टीरिया का इस्तेमाल करके इंसुलिन तैयार करना क्या कहलाता है, ये बायोटेक्नोलॉजी कहलाता है, यानी बैक्टीरिया का इस्तेमाल करना, बैक्टीरिया का इस्तेमाल करके इंसान के फायदे की चीज तैयार करना बायोटेक्नोलॉजी कहलाता है। तो यहाँ पर इंसान के फायदे की चीज जो 8th क्लास में हमने पढ़ी थी वो क्या थी, वो इंसुलिन थी। ये थी हमारी ब्रांचेस जो हमने आज तक स्टडी करनी थी। तो कोशिश किया करें कि इन स्लाइड्स के स्क्रीनशॉट अपने पास महफूज कर लें या वीडियो को ब्रेक लगाकर आप यहाँ से ब्रांचेस के बारे में लिख लें। ये सारा मटेरियल आपको मैं वो मटेरियल प्रोवाइड करूंगा जो आपकी बुक का है, तो यानी हम बुक को लेके चलेंगे। आज का टॉपिक यहीं तक था, नेक्स्ट टॉपिक इंशाल्लाह अगले लेक्चर में स्टडी करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।